कोविड-19 पेंडेमिक के वक्त देश के बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था को बड़े मुश्किल दौर से निकालने का काम किया है आरबीआई ने। ब्याज दरों में तेज कटौती करके, सिस्टम में लिक्विडिटी डाल के, ज़रूरत पड़ने पर मोरेटोरियम देकर और साथ ही साथ लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग को आसान करके उस वक्त जिस बड़े सहारे की ज़रूरत अर्थव्यवस्था को थी, बैंकिंग सिस्टम को थी, वो काम किया। लेकिन आरबीआई का काम ऐसा है कि चुनौतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अब कुछ और बड़ी और नई चुनौतियाँ हैं, दुनिया भर से भी, हमारी अपनी भी। एक और महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ब्याज दरें बढ़ रही है और दूसरी तरफ मजबूत अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बरकरार रखने की चुनौतियां हैं। आइए इसी खास मुद्दे पर आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका, और सबसे पहले धन्यवाद समय देने के लिए, क्योंकि इस वक्त बड़े चैलेंजिंग टाइम से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था है, और जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इन्फ्लेशन। बताएं सर, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो संकेत इन्फ्लेशन के कम होने के, महंगाई के कम होने के आते दिख रहे हैं, क्या ये समझना ठीक है या जल्दबाजी है? पहले तो मेरा आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और ये सहयोग की बात कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन अभी देश भर हम हिंदी माह जो है उसका पालन कर रहे हैं। और इसी टाइम में हम लोग, मैं जो हिंदी में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपने जो मौका दिया मेरे को, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ये जो हिंदी माह है, इसके लिए मेरे तरफ से आपको और सारे दर्शकों को बहुत सारे शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है जी। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो सिचुएशन है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है। आप लेटेस्ट डेटा देखिए, कोई भी देश ले लीजिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूके हो या जर्मनी हो, बहुत सारे देशों में अभी इन्फ्लेशन बहुत अधिक तरह चल रहा है। यूएसए में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था, इन्फ्लेशन, हमारा ये असेसमेंट है एट द मोमेंट, जो असेसमेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड सिचुएशन है इन्फ्लेशन फ्रंट में, वो जो उसको कहते हैं कि रोज़ वो बदलता जा रहा है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी का जो असेसमेंट है हमारा, 7.8% जो अप्रैल में आया था, वो शायद हाईएस्ट था। सो पीक पहुंच गए थे हम। उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा और हमारा प्रोजेक्शन भी वही है। पिछले जो डाटा आया था वो 6.7 था जी। और इस साल का हमारा हमने जो प्रोजेक्शन दिया है 6.7%, नहीं, मैं क्या कहना चाहता था कि इस साल का जो हमारा असेसमेंट है वो 6.7 रहेगा। जी। और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बीच बीच में, मतलब ये एक स्मूथ राइड इसको नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत बम्प भी आ सकता है, रोलर कोस्टर रहेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके कई कारण है। एक तो कारण है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो है अभी कम हो गए हैं। हमारा असेसमेंट पूरे साल के लिए है $105 पर बैरल, लेकिन अभी जो चल रहा है $94-95 के आसपास पर बैरल चल रहा है। कमोडिटी प्राइसेस में काफ़ी सॉफ्टनिंग आया है, फूड प्राइसेस में काफ़ी सॉफ्टनिंग आया है, लेकिन आईएमएफ का ये असेसमेंट है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस साल बहुत अधिक रहेगा। जी। एडवांस्ड कंट्रीज़ के लिए उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 6.6%, और एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ जिसमें इंडिया आता है, हमारे लिए वो उनका प्रोजेक्शन शायद 8.6 या 8.7 इसके आसपास कुछ है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो है भारत में पीक पहुंच गए हैं, वो हमारा करंट असेसमेंट है। आगे जाके ये कम होना चाहिए, और अगले साल, अगले वित्त वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो मतलब 5% में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वॉचफुल रहना चाहिए, किसी तरह की मतलब कॉम्प्लेसेंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसी तरह की कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है और हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। नहीं, इसीलिए सर 1990 के बाद आप पहले ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, और शायद उस पल्स को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। लोग आपको बड़े प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव गवर्नर के तौर पर भी देखते हैं। आपने अच्छी बात पहले ही अपने जवाब में कही कि इन्फ्लेशन पीक होता हुआ दिख रहा है। अब
जिस तरह से आपने ब्याज दरें बढ़ाई है 1.9%, लगभग 2% की ब्याज दरें बढ़ी है, तो फिर क्या ये समझा जाए कि अब आरबीआई को और तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इसी आगे जाके हम ब्याज दर में क्या करेंगे वो तो मेरे लिए अभी कहना कष्ट है, जी। क्योंकि वो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि इसी महीने में 30 तारीख को हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज़ करेंगे, जी। उस वक्त बता पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति लग रहा है कि हमको लग रहा है कि हमारा जो पॉलिसी अभी तक रहा है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और मतलब एक ओपिनियन ऐसा कुछ लोगों का मानना था कि हम सारे ओपिनियन को बहुत वैल्यू देते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि आरबीआई शायद बिहाइंड द कर्व हो गया है। मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कोई बिहाइंड द कर्व की बात नहीं है। वी आर वेल इन सिंक विद द टाइम्स, मतलब जो ज़रूरत है समय के अनुसार हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अगर मैं कह सकता हूं। और हमारा जो पॉलिसी रहा है अप्रैल में हमने कुछ स्टेप्स लिया था हम लोग आरबीआई की तरफ से, इन्फ्लेशन वो एसडीएफ वगैरह इंट्रोड्यूस करके उसमें भी 40% का 40 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ोतरी किया था हमने। उसके बाद मई, जून और अगस्त में जो रेट हाइक किया, तो हमारा ये असेसमेंट है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आगे जाके इनकमिंग डेटा, इनकमिंग जो अनफोल्डिंग डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट्स कैसा हो रहा है, डोमेस्टिक सिचुएशन कैसा है, उसको सारे असेसमेंट करके फिर हम जो नेक्स्ट एमपीसी है उस वक्त हम एक क्लियर मतलब बता सकते हैं। एक बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जब आप रेट कट करते हैं तो आप बहुत क्लियरली फॉरवर्ड गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो कोविड जैसा हो, कोविड के टाइम में या उससे पहले भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा था। कोविड जो है इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव था इकोनॉमी के ऊपर, इसीलिए हम उस वक्त फॉरवर्ड गाइडेंस देते थे कि हाँ अभी हम वही जो अप्रोच यही रहेगा कि आगे जाके कट करेंगे, थोड़ा बहुत फॉरवर्ड गाइडेंस देते हैं। लेकिन इस अभी जो अनसर्टन सिचुएशन है, डे टू डे सिचुएशन जो बदल रहा है, वीक टू वीक जो सिचुएशन बदल रहा है, इसके बारे में पॉलिसी रेट का जहाँ तक सवाल है, किसी तरह का फॉरवर्ड गाइडेंस देना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट फॉरवर्ड गाइडेंस देना सही भी नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके सिचुएशन बदल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, और आपकी तो हर रोज़ इस पर नजरें रहती है, हमेशा आप डेटा देखते रहते हैं कि अब आगे किस तरह की सिचुएशन बन रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ वो ये कि इन्फ्लेशन को लेकर तो आप कॉन्फिडेंट है कि पीक हो गया, लेकिन ब्याज दरों को लेकर अभी भी आप ये साफ नहीं कह रहे कि ब्याज दरें पीक हो गई है, यानी कि गुंजाइश अभी भी है। जिस तरह का इन्फ्लेशन अभी है और शायद अगले 3 से 6 महीने और इसे नीचे आने में लगे, तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गुंजाइश तो है। वो कंक्लूजन आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपका जो सवाल है आपने बहुत अच्छी तरह पूछा आपने, लेकिन इसका जवाब में हाँ या ना मैं कुछ कहना सही नहीं मानता। नहीं, ठीक बात है, और एमपीसी है आपकी, और जाहिर सी बात है आप सारे मेंबर्स की राय लेकर और आपकी ये खासियत मानी भी जाती है। मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसा गवर्नर माना जाता है जो सबकी सुनते हैं, और आपसे हम बड़े खुलकर सवाल पूछ पाते हैं, नहीं तो आमतौर पर ये सुविधा ज़्यादातर गवर्नर के साथ प्रेस को मिली नहीं है। इसी पर एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। 2 बड़े काम हैं आपके हाथ में हमेशा जो होते हैं, एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ महंगाई है। इस वक्त आपके लिए महंगाई बड़ी चिंता है, लेकिन महंगाई को कम लाने में, ब्याज दरें बढ़ाने के सिलसिले में थोड़ा बहुत असर शायद ग्रोथ पर भी पड़े। क्या आरबीआई इस वक्त हल्की फुल्की अगर ग्रोथ की कुर्बानी देनी पड़े, थोड़ा नीचे लाना पड़े, तो भी तैयार है आप मानसिक रूप से कि ठीक है थोड़ी कम भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पहले महंगाई कमानी चाहिए? हमने जो अप्रैल स्टेटमेंट में जैसा कहा है हमने कि अभी जो है सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज़ जो है उसमें इन्फ्लेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद ग्रोथ आता है। और आप अगर आरबीआई एक्ट अगर आप देखेंगे तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का जहाँ पे प्रोविज़न है आरबीआई एक्ट में, उसमें ये साफ लिखा गया है उस कानून में कि इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब जो प्राइस स्टेबिलिटी जो कहते हैं, उसके लिए आरबीआई का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ को हमेशा माइंड में रखना चाहिए जब भी हम इन्फ्लेशन के तरफ कोई कदम लेते हैं। और लेकिन हमारा कोशिश अभी जो ये रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी अभी रिवाइव हो गया है और रिवाइव भी हो रहा है, और हमारा हमेशा यही प्रायोरिटी रहेगा कि ग्रोथ सैक्रिफाइस जो होगा इन द प्रोसेस, वो बहुत कम से कम, जितना कम हो सकता है हम उसके तरफ भी बहुत सीरियसली ध्यान देते हैं। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ग्रोथ में ज़्यादा कमी नहीं आएगी, हल्का फुल्का असर शायद दुनिया भर में, जो दुनिया भर में रिसेशन की बातें हो रही है, बड़ी मंदी की बातें हो रही है, क्या उसके साथ हमारी इकोनॉमी मजबूत रह सकती है,
या अगर कमी हुई ग्रोथ में तो उसके कारण हमारे अपने लोकल कारण होंगे जो आप ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, या फिर ग्लोबल कारण ज़्यादा होंगे? इसी अभी का जो स्थिति है उसमें ग्लोबल कारण ज़्यादा है जी। चाहे वो इन्फ्लेशन हो या चाहे वो ग्रोथ हो, क्योंकि ग्रोथ में आप देखिए ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी कम हो रहा है और एक्सपोर्ट सेक्टर जो है हमारे ग्रोथ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों। तो ग्लोबल जो डिमांड है अभी उसमें थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं कि स्लो डाउन आता है और बाकी इकोनॉमीज़ में भी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। ये भी कुछ लोगों का मानना है कि शायद एडवांस्ड कंट्रीज़ रिसेशन में चले जाएंगे, लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन स्लो डाउन तो इंटरनेशनली है, तो उसका असर तो ज़रूर भारत के ऊपर पड़ेगा ही, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब हम रहते हैं, जब इंटरनेशनली ग्लोबल ग्रोथ बढ़ता है तो हमारे लिए भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ता है और हमारा डोमेस्टिक सेक्टर भी बहुत अच्छा करता है। तो इसीलिए ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर रहेगा और ग्रोथ के ऊपर भी रहेगा। जहाँ तक डोमेस्टिक फैक्टर से ग्रोथ का अब देखिए इस साल का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर अभी बहुत अच्छा कर रहा है। बारिश भी काफ़ी, जो जितना गैप था बारिश वो गैप कम होके अभी एक्सेस रेनफॉल हो गया मॉनसून में। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज़ में जो है वो मतलब बारिश इतना नहीं हुआ और नेट सोइंग एरिया जहाँ पे मतलब कल्टीवेशन जो एरिया है उसका भी जो शॉर्टफॉल था वो बहुत कम हो गया है, अभी 1-1.5% के आसपास है। और एक चिंता की विषय था इस साल की जो पैडी कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, उसमें 15 रोज़ पहले 10-15 रोज़ पहले हम जब डाटा देख रहे थे उसमें शॉर्टफॉल था, पिछले साल के हिसाब से शॉर्टफॉल 11-12% तक था। लेकिन अभी जो आज का स्थिति है वो शॉर्टफॉल 6% के आसपास है। तो इसीलिए वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा है और बाकी जो सेक्टर से आप ले लीजिए, मतलब इंडस्ट्री हो या सर्विसेज सेक्टर हो, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारे देश के अंदर वो रेसिलिएंट है। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी नंबर आया था, आप शायद पूछेंगे फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया था, आरबीआई का असेसमेंट्स कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से कम है, थोड़ा कम। हमारा असेसमेंट था कि 16.2% आएगा और जो एक्चुअल नंबर आया है वो है 13.5। तो वो क्यों हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उसको हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। 2-3 एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ पे कहाँ पे हमारा जो असेसमेंट था और एक्चुअल जो नंबर है कहाँ पे ज़्यादा फ़र्क आया है। लेकिन उसके बारे में मैं अभी कुछ डिटेल नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि नंबर तो अभी 2 रोज़ पहले आया है। और आरबीआई का ये हमेशा मतलब हमारा ये प्रोसीजर रहा है कि हम उसको बिल्कुल डिटेल और सही तरीके से एक बार उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, फिर हम जो बोलना है अगले मॉनेटरी पॉलिसी में हम इसके बारे में बताएंगे। सो ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारे असेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो कम हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो देखेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हो, रूरल डिमांड हो, अर्बन डिमांड के भी कई सारे कंपोनेंट्स, वो काफ़ी रेसिलिएंट, अभी तक रेसिलिएंट चल रहा है। सर, क्रेडिट ग्रोथ कम हो तो भी आपके लिए दिक्कत है और ज़रूरत से ज़्यादा हो तो भी शायद आप थोड़ी चिंता करते होंगे। इस वक्त क्रेडिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, बैंक्स आराम से लेंड कर रहे हैं और स्पेशली क्रेडिट ग्रोथ कॉर्पोरेट्स के मुकाबले में रिटेल में थोड़ी ज़्यादा है। आरबीआई कंफर्टेबल है या थोड़ी चिंतित है या फिर नज़र बनाए हुए हैं? चिंतित मतलब आप कह रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज़्यादा। नहीं, देखिए आप पिछले साल का, स्पेशली रिटेल में सर। नहीं देखिए, ये पिछले साल का बेस देखना चाहिए। पिछले साल का जो क्रेडिट ग्रोथ था 5.5-6% था, उसके ऊपर ये ग्रोथ हो रहा है, तो ये पहले हमको रखना पड़ेगा, मन में रखना पड़ेगा। और रिटेल में हमारा आरबीआई का अप्रोच हमेशा यही रहा है कि हम बहुत डिटेल, जैसे मैंने आपको और भी कई जगह मैंने कहा है, अभी हमारा जो सुपरविज़न है और जो मार्केट सर्वेलेंस है बैंकों के ऊपर हो या फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, हमारा जो सर्वेलेंस है और जो सुपरविज़न और जो असेसमेंट है, हम बहुत क्लोजली उसको करते हैं। कौन सा सेक्टर में ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है उसको हम डिटेल एनालाइज करते हैं। और सेक्टरल में जब ग्रोथ होता है उसमें ये होता है कि कुछ सारे इंस्टीट्यूशंस में, कुछ सारे बैंकों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सारे बैंकों में कम होता है। तो जहाँ पे अगर मान लीजिए रिटेल लेंडिंग हो या रियल एस्टेट लेंडिंग हो या किसी भी एक सेक्टर या सब सेक्टर में अगर एक्सेसिव लेंडिंग हो रहा है, एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं क्यों हो रहा है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है
हम वो जो बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एनबीएफसी हो या बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, उनको हम कॉशन देते हैं कि आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, सस्टेनेबल होगा या नहीं रहेगा, इसको आप असेस करिए और हमको रिपोर्ट दीजिए। और जहाँ ज़रूरत होता है हम उनको भी ये कहते हैं कि ये आप रिव्यू करिए, इंटरनली रिव्यू करिए, क्योंकि एक सेक्टर में एक आइटम में अगर आपका ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो आपका जो है एक रिस्क, किसी तरह से एक रिस्क बिल्डअप हो रहा है। तो जो रिस्क असेसमेंट आरबीआई की तरफ से हमारा यही कोशिश है, हमारा यही हमेशा एफर्ट रहा है कि रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट वो दोनों होनी चाहिए। और रिस्क असेसमेंट पहले जो बैंक है उनको करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट उनको भी करना चाहिए। आरबीआई की तरफ से हम रिस्क असेसमेंट करते हैं लेकिन और उनको कॉशन करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है उनको करना पड़ेगा, हम उनको कहते हैं कि आप इसको मैनेज करिए, रिस्क बिल्डअप हो रहा है, इसको मैनेज करिए। गवर्नर साहब, कुछ सवाल अब मैं कंज्यूमर्स के एंगल से आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि बढ़ती हुई ब्याज दरों में ईएमआई तुरंत बढ़ जाती है, ब्याज की दरें लोन्स पर तुरंत बढ़ती है, लेकिन डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपसे पहले भी सारे गवर्नर्स इस बात की कोशिश करते आए हैं कि इन दोनों में गैप कम से कम हो। आपके क्या प्रयास हैं और ये बढ़ती हुई ब्याज दरों में जो लोगों की ईएमआई का बोझ बढ़ने वाला है, उसके लिए किस तरह से आम कंज्यूमर्स को तैयार रहना चाहिए? जी देखिए, हमारा जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग हमने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब जो लोन देते हैं बैंकों से, उसको किसी भी एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो या ट्रेजरी बिल्स हो, उसके साथ वो लिंक करेंगे और उसके हिसाब से उनका जो लेंडिंग रेट है उसमें वो कम करते जाएंगे। और लेंडिंग रेट भी जब बढ़ेगा तो उसके साथ भी वो लिंक करेंगे। मतलब तो इसीलिए अभी क्या होता है कि हमेशा लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट में थोड़ा सा टाइम लैग रहता है। और हमने जब रेट रिडक्शन किया था उस वक़्त, इनफैक्ट मैं ये भी आप बताना चाहता हूँ, एक रिसर्च पेपर हाल में आरबीआई का एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है उसके कारण जब लेंडिंग रेट जो है, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन लेंडिंग रेट को बहुत जल्द हो रहा है। डिपॉजिट साइड में वो भी होना ज़रूरी है। जब हम रेट कम कर रहे थे डिपॉजिट साइड में बहुत फास्ट ट्रांसमिशन हो गया है। अभी जब हम रेट बढ़ा रहे हैं लेंडिंग साइड में, अगर आप देखेंगे रेट हाइक मतलब अभी भी पूरा प्रोपोर्शनेट नहीं है जी। रेट हाइक जो लेंडिंग रेट हाइक है वो कम है, क्योंकि वो आगे जाके उसको धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे। और हमारा यही कोशिश, और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मतलब ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि डिपॉजिट साइड में भी जो डिपॉजिट रेट्स, कई सारे बैंकों ने अपने डिपॉजिट रेट्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं, कई सारे बैंकों ने कुछ नए डिपॉजिट स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो गैप है डिपॉजिट रेट पिकअप कैचअप करने के लिए लेंडिंग रेट के साथ, ये अभी वो जो गैप है वो कम होता जा रहा है। और इसका यही कारण है कि हमारा जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट पॉलिसी रहा है, जो एक्सेस लिक्विडिटी था, हमने वो जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको हम धीरे धीरे पुल आउट कर रहे हैं। जब उसको पुल आउट कर रहे हैं, बैंकों का डिमांड, लोन डिमांड ज़्यादा है, आरबीआई की तरफ से हम लिक्विडिटी पुल आउट कर रहे हैं, तो बैंकों के ऊपर ये प्रेशर हमेशा रहेगा कि उनको फंड्स रेज करना पड़ेगा। तो अपने फंड्स लाएंगे कहाँ से? अपने आप वो डिपॉजिट उनको बढ़ाना पड़ेगा, और वो हो रहा है, बैंकों ने कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बहुत लंबा रिप्लाई दे दिया, इतना लंबा कहना नहीं चाहता था, लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ कि लेंडिंग रेट बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि मतलब हमने 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया और तुरंत 50 बेसिस पॉइंट लेंडिंग रेट में बढ़ गया, ऐसा नहीं है। वो बढ़ रहा है। क्या होता है, आम आदमी के मन में ये रहता है ना, मेरा लोन की रेट तो तुरंत बढ़ गई। डिपॉजिट रेट भी उसी तरह, डिपॉजिट रेट भी उसके हिसाब से अभी बढ़ रहे हैं और आगे जाके और भी बढ़ेंगे। ठीक बात है। अच्छा, एक और बढ़िया काम जो आरबीआई ने किया है उस पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। डिजिटल लैंडिंग ऐप पर बड़ा एक्शन आपने लिया है, उस पर गाइडलाइंस बनाई है। हमने जी बिजनेस पर 2 साल पहले 2 स्टिंग ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब मॉरेटोरियम आपने लागू किया था तब ये छोटे लोन देने वाली कंपनियां काफ़ी परेशान कर रही थी लोगों को, और उसके बाद हमने चाइनीज़ कनेक्शन पर भी हमने काफ़ी एक्शन लिया। आरबीआई ने बड़ा काम किया है उस पर। ये बताएं सर, काफ़ी कुछ तो कंट्रोल में आ चुकी हैं ये चीज़ें, अभी भी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, प्लस ये जो विदेशी कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं लैंडिंग ऐप्स पर, इस पर आरबीआई का क्या व्यू है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में हमने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं, और हमें सेटिस्फैक्शन है कि ऑल राउंड मतलब सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो मतलब बाय एंड लार्ज खुश हैं कि गाइडलाइंस ठीक है। हमारा ये जो पॉलिसी नया आया है उसका जो है
अंडरलाइंग थीम जो है 3 प्रिंसिपल्स पर ये आधारित है। पहला ये है कि ये कंज्यूमर सेंट्रिक है। कंज्यूमर सेंट्रिक क्यों है? क्योंकि अभी जब भी डिजिटल लोन वो लेते हैं उनको पता लगेगा कि ऑल इंक्लूसिव सारे कॉस्ट मिला के उनको एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कितना है वो पता लगेगा। पहले वो ठीक से पता नहीं लगता था। तो ये हमने सेकेंडली जो कलेक्शन मेथड रहेगा उसके बारे में भी हमने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी काफ़ी हमने काफ़ी उनके साथ भी इंटरेक्ट किए हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये नया पॉलिसी डिजिटल लेंडिंग पॉलिसी आधारित है वो है इट इज़ ए कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी। दूसरा ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन। क्योंकि ये जो लेंडिंग हो रहा है अगर वो अनरेगुलेटेड चला जाता है, अनरेगुलेटेड रह जाता है, तो सिस्टम में जो है फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे रिस्क बिल्डअप होते हैं और वो आगे जाके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत चिंता का विषय बन सकता है। तो इसीलिए डिजिटल लेंडिंग में जो रिस्क क्या बिल्डअप हो रहा है उसको हम असेस करके हमने ये भी कहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ ही सिर्फ यही कर सकते हैं। और अगर कोई मान लीजिए उन रेगुलेटेड एंटिटी वो चाहे कोई डिजिटल लेंडर है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी जो है, मान लीजिए वो एक लोन सर्विस प्रोवाइडर या कोई सर्विस प्रोवाइडर को उनका सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कई सारे जो कंट्रोल है वो आधारित रहे, उनको भी अप्लाई होगा थ्रू द बैंक्स। तो पहला जैसे मैंने कहा पॉलिसी ये रहा है कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी है। दूसरा ये अप्रोच हमारा रहा है कि इसमें रिस्क असेसमेंट और रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन होगा। और तीसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरेस्ट रेट कैसा है, कौन लेंड कर रहा है। पहले ये अभी जो पॉलिसी आने से पहले कभी कंज्यूमर को पता नहीं था कि लेंडिंग कौन दे रहा है, एक्चुअली पता ही नहीं होता था। हाँ, किसके बैलेंस शीट से ये पैसा आ रहा था उसको पता नहीं था। और उनको बिना बताए उनका कभी वो लेंडिंग ऑफर कर दे, लोन ऑफर कर देते हैं, ये लोग ले जाते थे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अभी जो है ज़्यादा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सुपरविजन साइड में हम इसको सुपरवाइज करते रहेंगे। और इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। और जो जहाँ पे कंप्लेंट आता है किसी तरह भी, वो देखिए कुछ इलीगल मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बहुत सारे आपने पिछले बार भी कहा था, हफ्ता वसूली के बाद आप, मेरे को याद है आपने पिछले बार भी ये सवाल पूछा था, और उसके बेसिस में उसके आधार पर हमने कई सारे स्टेप्स भी लिया था आरबीआई के तरफ से। तो कुछ सारे जहाँ पे इलीगल मेथड आता है या कोई अनरजिस्टर्ड या कोई इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होता है, तुरंत जो है वो आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लोकल पुलिस हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी कंप्लेंट करना चाहिए। ठीक बात है सर। एक और जो बड़ी चीज़ है, जैसे जैसे देश में डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, पेमेंट्स का सिस्टम जो बदल रहा है, हम यूपीआई के थ्रू जा रहे हैं, स्पेशली महिलाएं और बुजुर्ग अभी भी डिजिटल ये बड़े फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं है। फ़ोन आता है कि आपके बैंक से बोल रहे हैं, ये डिटेल्स चाहिए, या किसी भी तरह की वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। आपने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, उनसे काफ़ी कुछ मदद मिली है, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं वो एक तो पूरी तरह से रुकना अभी भी बाकी है, और दूसरा है कि होने के बाद जो उन्हें तुरंत एक न्याय मिलना चाहिए या उन्हें जो हेल्प मिलनी चाहिए, उसमें अभी भी काफ़ी मुश्किलें हो रही है। आरबीआई इस दिशा में क्या बड़े काम करने जा रहा है? जी, फ्रॉड तो कई तरह के होते हैं। कभी आपके मोबाइल में आता है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आप इसमें वो जो लिंक देते हैं इसमें क्लिक कर लीजिए। या कभी कभी बैंकों के नाम से, आपका अकाउंट मान लीजिए एक बैंक में है और वो मैसेज आता है उस बैंक, वो मैसेज में लिखता है कि हम सो एंड सो बैंक से ये मैसेज है और आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप ये क्लिक कर दीजिए, आपके फ़ोन के ऊपर इसको क्लिक कर दीजिए या टच कर दीजिए स्क्रीन के ऊपर, और वो जो है आपका केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे। कई तरह का इंटेलिजेंट मेथड जो है ये फ्रॉडस्टर्स जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। इसीलिए जैसे आपने कहा, हमने अवेयरनेस बहुत क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, और चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम में हो या एफएम चैनल, रेडियो चैनल के द्वारा हो या प्रिंट मीडिया के थ्रू दैट, या कोई जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या कंज्यूमर एसोसिएशंस उनका सहयोग भी हम लेते हैं इस। सो अवेयरनेस तो हम क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ तक रेजोल्यूशन के सवाल है,
जहाँ पे अफेक्ट हुआ है, पहले तो ये है कि किसी तरह का अगर टेलीफोन में मोबाइल में मैसेज आते हैं, पहला ये है कि, और बैंकों ने भी काफ़ी सारे वार्निंग मैसेजेस देते हैं कि बैंक की तरफ से इस टाइप का कोई मैसेज नहीं जाएगा कि आपका OTP शेयर करिए या आपका पैन नंबर शेयर करिए। तो जो अगर इस टाइप का मैसेज आता है तो आप सेपरेटली डायरेक्टली आपके बैंक ब्रांच को कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो तुरंत बैंक में कंप्लेंट कर देना चाहिए। उनका कॉल सेंटर है, ऑनलाइन कंप्लेंट या वॉइस मेल में कंप्लेंट, मतलब थ्रू द कॉल सेंटर आप कंप्लेंट दे सकते हैं। और 30 दिन के अंदर अगर बैंक में रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मतलब जो अफेक्टेड है कंज्यूमर जो है वो RBI के ombudsman के पास आ सकते हैं। कोशिश तो हमारा यही रहा है कि ombudsman मैकेनिज्म को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो रेजोल्यूशन है वो बैंकों को करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अगर बैंक या जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ रेजोल्यूशन नहीं हुआ, आपका जो प्रॉब्लम या जो कंप्लेंट है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके बाद RBI को आ सकते हैं। सर अब मेरे आखिरी 2 सवाल, पहला इकोनॉमी से जुड़ा और हुआ। तो भी पूछ सकते हैं। जी। सबसे पहले जब आपने गवर्नर के पद पर कार्यभार संभाला, $400 बिलियन के आसपास हमारे रिजर्व थे, अब $600 बिलियन के आसपास हैं। एज अ RBI गवर्नर जो ग्लोबल सिनेरियो उसको देखते हैं, अब हम शायद चौथे नंबर पर हैं दुनिया में सबसे बड़े रिजर्व्स के मामले में, आप कंफर्टेबल हैं या आपको लगता है ज़्यादा हैं या और बढ़ने चाहिए? नहीं, देखिए हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है अभी का जो स्थिति है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिज़र्व है वो हमारे लिए एक, जिसको कहते हैं एक हमारा अर्थव्यवस्था का वो एक सॉलिड एक बैकबोन है वो। और ये इट्स ए स्ट्रॉन्ग बफर। अभी इतना करेंसी मार्केट हो या फाइनेंशियल मार्केट में इतना उथल पुथल हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिजर्व है 600 बिलियन, आपने कहा 600 बिलियन के आसपास, तो वो उसके कारण जो है मार्केट हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो या मतलब सबका एक कॉन्फिडेंस है कि मतलब RBI का फॉरेक्स रिजर्व जो स्ट्रॉन्ग है। तो देयरफॉर किसी भी तरह का जब क्राइसिस होगा, हम जो RBI है, भारत जो है, हम वी आर बेटर प्लेस्ड उसके साथ डील करने के लिए। तो ये जो रिजर्व हमने बिल्ड किया, हमने मतलब जो अपॉर्चुनिटी था और अपॉर्चुनिटी को हमने यूटिलाइज किया। पिछले 2-3 साल में फॉरेक्स इनफ्लो बहुत था, और हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि हम फॉरेन एक्सचेंज बिल्डअप करें और हम अपॉर्चुनिटी को उसका यूटिलाइज किया। क्योंकि देखिए जब इनफ्लो होता है आउटफ्लो भी होगा, मतलब ये तो एक साइकिल है। तो इसीलिए आउटफ्लो जब होगा उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, इसीलिए हमने रिजर्व बिल्ड किया था और इट इज़ एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग बफर। अभी का जो स्थिति है, इतना उथल पुथल हो रहा है इंटरनेशनली, ये हमारे लिए एक सॉलिड सपोर्ट, एक बफर है हमारे सिस्टम के लिए। और जहाँ तक लेवल है फॉरेक्स रिजर्व का, कोई मतलब लेवल जो है, कई तरह की मेजरमेंट है कि इतने मंथ का इंपोर्ट बिल कवर कर सकता है या GDP का इतना परसेंटेज, ऐसा मतलब कई मेथड से, लेकिन उसको आप अलग रखिए। अभी का जो स्थिति है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी के कारण हम जो है रूपी एक्सचेंज रेट जो है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी हमने रखा है। हाँ, तो मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि 80 रुपये के डॉलर के सामने हमारा 80 का लेवल है रुपए का, क्या RBI कंफर्टेबल है इस लेवल पर? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो ताकत है, जितना बढ़िया हम कर रहे हैं, उसके मुकाबले में हमारा रुपया बेहतर होना चाहिए। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। RBI का क्या व्यू है? जी, रुपी बेहतर होना चाहिए, इसका 2 मीनिंग है जी। इंपोर्टर्स के लिए वो चाहते हैं कि रुपी हमेशा स्ट्रॉन्ग रुपी रहे। जी। एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि मतलब रुपी थोड़ा वीक हो जाए, उनका ज़्यादा इनकम आ जाएगा। तो रुपी बेहतर मतलब ये डिपेंड करता है आप कहाँ से इसको देख रहे हैं। Absolutely. सेंट्रल बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रुपी का एक्सचेंज रेट है, जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, दोनों दिशा में ये एक स्टेबल और ऑर्डरली मूवमेंट होना चाहिए। वोलेटाइल ज़्यादा ना हो। हाँ, वोलाटाइल ज़्यादा ना हो, स्टेबिलिटी रहे, और जो भी अगर रुपये का वैल्यू बढ़ रहा है या रुपये का वैल्यू कम हो रहा है तो वो मतलब ग्रेजुअली होनी चाहिए, एक ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। और 2 पॉइंट्स हमको देखना ज़रूरी है। रुपये का आप अगर कंपेयर करेंगे बाकी सारे करेंसीज के साथ, इनफैक्ट एडवांस्ड कंट्री करेंसी, हार्ड करेंसी जिसको कहते हैं, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड्स हो या आपका यूरो हो, आपका यूरोजोन का, उनके कंपैरिजन में रुपी डेप्रिसिएशन इतना नहीं हुआ है। सेकेंड पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो डेप्रिसिएशन अभी हो रहा है रुपी का,
उसका मेन कारण है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, उसके कारण रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। और तीसरा कारण ये है कि रुपी स्ट्रांग रहा है। उसका दो कंपोनेंट है, एक तो हमारा जो रिजर्व्स है, दूसरा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो इंडिया का काफ़ी स्ट्रांग है। तो देयरफॉर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, मतलब वो इस सब ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताया उसको सारे पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। आपके कार्यकाल में लगभग सारे सरकारी बैंक पीसीए से बाहर आ चुके हैं और जो बड़ी समस्या थी एनपीएस की, वो काफ़ी हद तक ठीक होती दिख रही है। सरकारी बैंकों की पूंजी की भी ज़रूरत थी। आपका क्या असेसमेंट है सरकारी बैंकों के कामकाज से, उनके एनपीए लेवल से? आप संतुष्ट है और ज़्यादा पूंजी की उन्हें ज़रूरत नहीं? नहीं, देखिए सारे बैंक के विषय में बताऊंगा जी। सरकारी या प्राइवेट या पब्लिक उसको में डिफरेंशिएट हम नहीं करते हैं, क्योंकि एज ए रेगुलेटर हमारे लिए दोनों सेम है। बराबर। तो इसीलिए थ्रू आउट द पैंडेमिक अगर आप याद करेंगे जी। थ्रू आउट द पैंडेमिक हमने आरबीआई के तरफ से ये रेगुलरली उनको बैंकों को, मतलब बैंकों के ऊपर हम ये बैंकों को कहते रहे कि आप जो है कैपिटल रेज करिए, क्योंकि स्थिति जब है एक क्राइसिस, एक बिल्डअप हो रहा है कोविड के कारण, तो आप कैपिटल बिल्डअप करिए, वो आपका बफर रहेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा आगे जाके। इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और अपना जो कैपिटल बिल्डअप किया है। सिस्टम लेवल में, एग्रीगेट लेवल में देखेंगे तो जो बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। बैंक का जो प्रोविज़न किया है बैड लोन की तरफ, मतलब बैड लोन और स्ट्रेस लोन्स के कारण जो प्रोविजंस करते हैं, वो प्रोविजनिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी। तो देयरफॉर ओवरऑल जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है बैंकों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे जाके बैंकों को कैपिटल और भी रेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है। तो हमको हमेशा वी हैव टू थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड प्रिपेयर, डू आवर बेस्ट थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट। मतलब कब क्या ज़्यादा स्ट्रेस क्या हो सकता है, उसको वी हैव टू थिंक ऑफ द वर्स्ट, क्या वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकता है, और उसको माइंड में रख के वी हैव टू डू आवर बेस्ट। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये सीवियरेस्ट जो वर्स्ट क्राइसिस आ जाएगा, मेरा मतलब कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, असेस करना चाहिए कि कहाँ तक सिचुएशन मेरे लिए नेगेटिव जा सकता है, कोई भी बैंक हो, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ क्या, उस टाइप का एनालाइज करके बैंकों को कैपिटल रेज करना चाहिए। और इसके साथ और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो लोन ग्रोथ हो रहा है, अगर बैंकों को लेंडिंग अपना जो है लेंडिंग और लोन देना अगर वो सस्टेन करना चाहते हैं, तो उनको एडिशनल कैपिटल की भी ज़रूरत होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम 75 साल पूरा करने के बाद आगे के 25 सालों की तरफ देखते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान का समय आ चुका है, अगले 25 साल शायद हम दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे पास उतने बड़े बैंक्स भी चाहिए, राइट। और हाल ही के बड़े बैंक मर्जर को आरबीआई ने और कई सारे रेगुलेटर्स ने बहुत हाथों हाथ लिया, जो उनकी उम्मीद है उससे जल्दी सारे अप्रूवल्स आते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है सर, अगले 25 सालों के लिए आप अपने बैंकिंग सिस्टम को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे तैयार करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड में 5 बड़े बैंक्स नहीं हैं तो हम वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में कैसे होंगे? देखिए, बैंक हमेशा हमारा कोशिश यही रहा है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग रहे। उस दिशा में जो भी ज़रूरत होगा हम कर रहे हैं और आगे जाके भी करते रहेंगे। अब देखिए, हाल में 2-3 साल में हमने एनबीएफसीज़ के लिए नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने लाए, बैंकों के लिए हम नए गवर्नेंस फ्रेमवर्क हमने इंट्रोड्यूस किया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल लेंडिंग के लिए हमने न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी हाल में अनाउंस किया है। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, और आगे जाके जो इमर्जिंग नीड्स रहेंगे, मतलब जो नए चैलेंजेस आएंगे और नए रिक्वायरमेंट आएंगे, उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट के तौर पर काम करेंगे। उसके लिए हम स्टेप्स हमेशा लेते रहे हैं और आगे जाके भी लेते रहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये बैकबोन है इकोनॉमी का, तो इसीलिए ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैसा जो है एक रोबस्ट इकोनॉमी को, एक रोबस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर किस तरह से बैक कर सकता है, यही हमारा हमेशा प्रायोरिटी रहा है।
कितने बैंक होने चाहिए देश में, उसको लेकर हमेशा से बातें होती रहती है। नए बैंकिंग लाइसेंस ऑन टैप पर हैं, आप जब चाहें दे सकते हैं, लेकिन जो आमतौर पर आरबीआई की छवि है लोगों में कि आरबीआई बहुत ज़्यादा लाइसेंस देने के मूड में है नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बैंकों में कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या छोटे छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, बड़े बैंक के साथ मर्ज हो, या फिर नए लाइसेंस देके नए और बड़े बैंक बनाने की ज़रूरत है? आप कैसे देखते हैं? इसी लाइसेंस तो ऑन टैप है। जी। जब अप्लाई करते हैं उसमें हमारा एक रहता है जिसको कहते हैं फिट एंड प्रॉपर टेस्ट। जी। कोई एप्लीकेंट अगर फिट एंड प्रॉपर है तो हम एप्लीकेशन दे देंगे। और ये फिट एंड प्रॉपर रिक्वायरमेंट इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बैंक लाइसेंस का ये मतलब होता है कि आप एक कंपनी जो एप्लीकेंट को आप पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट करने के लिए एक परमिशन देते हैं, एक लाइसेंस देते हैं। ये एक बहुत सेक्रेड फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि लोगों का जो आस्था है एज अ डिपॉजिटर वो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बरकरार रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लाइसेंस जब देते हैं बहुत केयरफुली फिट एंड प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से कोई अगर एप्लीकेशन आएगा तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है कि हम और एप्लीकेशन नहीं देंगे, ऐसा माइंडसेट नहीं है। लेकिन जो एप्लीकेंट है वो हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। लेकिन छोटे बैंकों का मर्जर ये होना चाहिए, अगर होता है तो आप उसके लिए खुले हैं? देखिए, अगर छोटे बैंक किसी लार्ज बैंक के साथ अपने आप मर्जर करना चाहेंगे तो वो लॉ में प्रोविज़न है, दोनों कंपनीज़ के, दोनों बैंकों का बोर्ड वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। वो अगर मर्ज करेंगे फिर हम देखेंगे तो वो मर्जर का क्या नतीजा क्या निकल रहा है, मर्जर के बाद वो बैंक स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, या अगर कोई नए प्रमोटर आ रहे हैं तो वो नए प्रमोटर उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो हमारा जो क्राइटेरिया है उसको मतलब हमारा जो कंडीशंस है और जो फिट एंड प्रॉपर कहते हैं उसको वो सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं, इस सब को मद्दे रख के ऐसा कोई माइंडसेट हमारा नहीं है कि हम इसको एनकरेज करेंगे या एनकरेज नहीं करेंगे। और कोई एप्लीकेशन आएगा तो विथ एन ओपन माइंड वी विल एग्जामिन इट। आपने दो बड़े चुनौतियों वाले समय देखे हैं सर। एक तो पेंडेमिक के वक्त, आई एम श्योर वो एक लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस रहा होगा। इस वक्त एक तरह से ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज़बरदस्त हैं, चाहे वो मंदी के खतरे हों, युद्ध चल रहे हों, ये सारे। 2020 और 2022 कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है आपको? इसी दोनों सिचुएशन चैलेंजिंग है। 2020 सबके लिए जब कोविड आया तो एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ और शॉक था। और अभी 2022 में जब वॉर शुरू हो गया यूरोप में, वो भी सबके लिए, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस हद तक वॉर होगा और इसका इम्पैक्ट स्पिलओवर्स इतना रहेगा, वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रहा है। तो एवरी सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग रहता है और चैलेंज के हिसाब से हम कैसे अपना काम, कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। कोशिश तो हमेशा, हमारा एफर्ट तो हमेशा यही रहता है कि हम मतलब जो चैलेंजेस है उसके मतलब उसके हिसाब से हम आगे जाके काम करेंगे। आपका क्या विजन है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर? अगले 25 सालों में आप कहाँ देखते हैं हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को? देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि बताऊँगा कि देश का मतलब क्या विजन है, लेकिन नहीं, मैं बताऊँ, न सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सक्सेसफुल रेगुलेटर, लेकिन आरबीआई का नाम दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स में सबसे सम्मान से लिया जाता है क्योंकि आप और कई सारे हमारे पहले जो गवर्नर्स रहे हैं वो प्रोएक्टिव रहे हैं, समय से पहले भांप कर चीज़ों को समय से एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए आपकी विनम्रता है कि आप ऐसा करें। लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे जानना समझना चाहता हूँ कि अगले 25 सालों में आप कहाँ देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को? देखिए, ये जो मोमेंट है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी और आगे जाके अगले 10 साल या अगले 25 साल आप देखेंगे तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है जो कि शायद 2050 तक या 2060 तक वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, तो हमको फुल्ली कैपिटलाइज करना चाहिए। अभी विश्व भर इतना प्रॉब्लम है लेकिन इंडियन इकोनॉमी काफ़ी रेसिलिएंट है। ग्लोबल सप्लाई चेन उसमें काफ़ी डिसरप्शन हो रहा है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसको हमको कैपिटलाइज करना चाहिए और हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और मेरा मानना ये है कि हम फोकस्ड रहेंगे तो ज़रूर इसका मतलब
कोई भी हो, मतलब कोई अथॉरिटीज़ हो या बाहर कोई प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मैं जहाँ देखता हूँ, मैं भारत के ग्रोथ की विषय में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरा अप्रोच हमेशा यही रहता है कि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, और ऑप्टिमिस्टिक रहना सिर्फ काफ़ी नहीं, ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, उसके हिसाब से अपना जो कदम लेना चाहिए, जो मेजर्स लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए। तो इसीलिए अगले 10-25 साल आप अगर पूछेंगे, अगले 25 साल आपने पूछा, आई थिंक भारत का प्रोस्पेक्ट जो है बहुत ब्राइट है, और उसके हिसाब से सबको काम करना पड़ेगा, ताकि 2047 जब हम 100 साल मनाएंगे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो इसीलिए उस वक्त इंडिया जो है, अभी का जो सिचुएशन है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, या उसमें से और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। सर, कोई आरबीआई का अनफिनिश्ड एजेंडा कि जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन, वो तो दो आपके हमेशा टारगेट पर रहते ही हैं कि इन दोनों को संभालना है, लेकिन उसके अलावा आपको लगता है कि हाँ, आरबीआई को देश की ग्रोथ में, प्रोग्रेस में एक ये बड़ा काम करना बाकी है? जी देखिए, आपने पिछले बार भी यही सवाल किया था। मेरे को याद है, आप बता रहे थे अभी दिसंबर 2020 में, हम शायद मैंने एक इंटरव्यू दिया था आपको, यही सवाल आपने पूछा था। अनफिनिश्ड एजेंडा एक रेगुलेटर के लिए हमेशा रहता है, और रहेगा ही, और रहना अच्छा भी है, ताकि रेगुलेटर जो है वो अलर्ट रहेगा और स्टेप्स लेता रहेगा। तो इसीलिए अनफिनिश्ड एजेंडा, उसका कोई टाइम बाउंड डेफिनेशन नहीं है। एक एजेंडा है, एक चैलेंज है, उसको आप डील करेंगे, अगले दिन और एक चैलेंज आ जाएगा, और एक एजेंडा आ जाएगा। सो समय के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। और शक्तिकांता दास साहब का कोई पर्सनल अनफिनिश्ड एजेंडा कि हाँ, मुझे लाइफ में, वैसे तो आपने बहुत काम किए हर एक मंत्रालय में अलग अलग पदों पर, और आरबीआई गवर्नर के तौर पर दूसरा टर्म, वो भी इस मुश्किल भरे दौर से आप निकल कर दूसरे टर्म सर्व कर रहे हैं। पर्सनली आपको लगता है हाँ, ये काम मुझे अभी करना बाकी है, चाहे मैं गवर्नर रहते हुए करूं या उसके बाद? देखिए, मेरा पर्सनल एजेंडा हमें कुछ नहीं रहता है। मेरा एजेंडा हमेशा रहता है जो अपना ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है, आरबीआई का जो एजेंडा है, और जो एजेंडा होना चाहिए, वो मेरा एजेंडा है। तो एफर्ट, कोशिश हमेशा यही रहता है कि वो एजेंडा कैसा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही हमेशा मेरा टारगेट रहता है। और कई सारे चैलेंजेस है, आज के तारीख में भी कई सारे चैलेंजेस है, और हम डील कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, डिजिटल लेंडिंग वो एक इशू था, हमने उसको डील किया है, लेकिन डिजिटल लेंडिंग में नए नए चैलेंज भी आगे जाके फेस करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी की तरफ आपने इशारा किया, वो भी एक चैलेंजिंग एरिया है। कई सारे तरह की इनोवेशंस आ रहे हैं, जो इनोवेशंस आ रहे हैं सिस्टम में, फिनटेक इनोवेशन, उसको कैसे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे ज़्यादा इनसे बढ़ोतरी दे सकते हैं, एट द सेम टाइम उसके जो रिस्क्स है, रिस्क बिल्डअप, उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए ग्लोबल सिचुएशन जो है वो बहुत डायनामिक है और बहुत फास्ट चेंजिंग है। सबसे बड़ा चैलेंज टू अ रेगुलेटर इज़, ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में रेगुलेटर जो है वो भी निम्बल फुटेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं निम्बल फुटेड, और क्विकली मतलब हमको रन स्कोर करना होता है, और वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल सर, पिछले 2 सालों में बिजनेस जर्नलिज्म में और बिजनेस न्यूज़ देखने वाले दर्शकों की संख्या 2 गुना से ज़्यादा हुई है। डीमेट अकाउंट बड़े खुले, और लोग आपको, आरबीआई को हिंदी में देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। आज आपने समय दिया, और स्पेशली आप हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, उस वक्त आपने हिंदी बिजनेस चैनल को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आरबीआई गवर्नर का कहना है कि महंगाई लगभग काबू में आ चुकी है, और अगर कोई अनहोनी घटना न हो दुनिया भर में, तो फिर हमें महंगाई से अब और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंताएं करने की भी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आरबीआई और आरबीआई गवर्नर है। और उनको देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ में आता है कि शायद अगर ये सब कुछ ठीक हो तो फिर ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जगह ना हो। बाकी कंज्यूमर्स के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे कदम आरबीआई की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो आगे भी बरकरार रहेंगे। इस खास इंटरव्यू में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।